क्या हम स्पेस ट्रैवल के लिए तैयार हैं? मेरा मतलब एज ए ह्यूमन, ये नहीं कि हमारे पास स्पेस क्राफ्ट है कि नहीं। मेरा मतलब ये है कि क्या हमारी बॉडी डीप स्पेस मिशन में सरवाइव कर भी पाएगी। मतलब कि एक बहुत लंबे मिशन में, कोई मून या मार्स मिशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब मैं बात करूँ, अगर हमें एक दूसरे स्टार सिस्टम में जाना है और हमारे पास स्पेस क्राफ्ट है, तो क्या वहाँ हम जा पाएंगे? पर उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। जैसे क्या होता है अगर कोई लंबे टाइम तक स्पेस में रहता है, तो स्पेस में तो ग्रेविटी होती नहीं है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी अलग तरह से बिहेव करती है। जैसे मान लो अगर स्पेस में आपको कहीं चोट लग गई, तो उसको ठीक होने में ना काफ़ी टाइम लग सकता है अर्थ के कंपैरिजन में। अगर आप सोच रहे हो कि दवा खा लूँगा, तो दवा को असर करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो स्पेस मिशन के टाइम पे ना एक छोटी सी भी चोट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि क्या पता वो ठीक ही ना हो। और दूसरी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर किसी का कोई ऑर्गन फेल हो गया, जैसे किडनी, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम पे दूसरा ऑर्गन कहाँ से लाएंगे? जैसे जो हमारे बॉडी में लीवर होता है ना, वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। तो वही चीज़ ना साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि और सारे ऑर्गन भी हमारे बॉडी की यही चीज़ कर पाए, वो खुद को रीजनरेट कर पाए। पर इस पे ना कुछ खास अभी प्रोग्रेस हुआ नहीं है। और अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि है हड्डियों के कमज़ोर होने की। जैसे आप अर्थ पे रहते हो, तो अर्थ की एक ग्रेविटी है। जैसे जब से आप पैदा हुए हो तब से वो ग्रेविटी आप पे काम कर रही है। इसीलिए आपको पता नहीं चलता है कि अगर आप अपना हाथ वाथ हिलाते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में कुछ काम कर रहे हैं। मतलब बस अगर नॉर्मली आप चल फिर रहे हो, तो आप समझ लो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। तो वो एक तरह से एक्सरसाइज का काम है, भले आपको फील ना हो। और इसी वजह से जो आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है वो यूज़ हो जाता है और आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ जाती है। पर स्पेस में तो ग्रेविटी होता नहीं है, तो अगर आप स्पेस में थोड़ा मोड़ा मूव भी कर रहे हो, तो आप एक्चुअल में कुछ काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोई चीज़ आपके अगेंस्ट में काम ही नहीं कर रही है जो आपको रोके। यहाँ पे तो ग्रेविटी रोक रही थी अर्थ पे। उस केस में आपकी हड्डियों के अंदर का कैल्शियम यूज़ नहीं हो पाता, जिससे हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो टाइम के साथ कम होने लगती है। तो उसके बाद जब कभी भी आप स्पेस से वापस अर्थ पे आओगे, तो आपकी हड्डियाँ ईजिली फ्रैक्चर हो जाएगी। और जो वो कैल्शियम था जो यूज़ नहीं हो पाया, वो वापस आपके ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से वो दूसरे ऑर्गन में चला जाएगा। जिससे क्या होगा, जैसे अगर वो किडनी तक पहुंच गया, तो किडनी में स्टोन बना देगा, जैसे पथरी। इसलिए स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं, उनको हर रोज एक अच्छी खासी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें ग्रेविटी के वजह से ही है, तो हम क्यों ना पहले सबसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी ही बना दें। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाना थ्योरेटिकली बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है। जैसे क्या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है जो सबको अपनी तरफ खींचे, जिससे ग्रेविटी करती है? अगर आप एक मैग्नेट के बारे में सोच रहे हो, तो वो तो बस लोहे को खींचता है ना, इंसान को थोड़ी खींचेगा वो। तो हम उससे थोड़ी आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना पाएंगे। तो फिर कैसे बनेगी आर्टिफिशियल ग्रेविटी? तो जैसे आपने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें बकेट में पानी भर के उसको रस्सी से बांध के घुमाते हैं, तो फिर देखते हैं पानी नीचे नहीं गिरता। या ये छोड़ो, जो अभी एक सॉन्ग बहुत फेमस हो रहा है, उसमें जो गाड़ियाँ दीवार पे चल रही होती है, वो आपको क्या लगता है कैसे चल रही है? वो इसलिए चल पाती है ना कि अगर कोई चीज़ सर्कल में घूमती है, तो उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो जो गाड़ी दीवार पे चल रही होती है वो एक सर्कल में चलती है, जिसकी वजह से गाड़ी पे दीवार के अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, जो कि गाड़ी को दीवार से चिपकाए रहता है, और उसके बाद फिर गाड़ी जैसे चाहे मूव करती है। तो अगर आप एक स्पेस क्राफ्ट को घुमाओगे, तो उसके अंदर जो लोग रहेंगे वो भी तो सरफेस से चिपक जाएंगे ना। मैं मतलब ग्रेविटी की तरह, ऐसे नहीं कि फेविकोल की तरह चिपक गए। मतलब उसमें आप फ्रीली मूव कर पाओगे, बट आप सरफेस पे चिपके रहोगे, बने रहोगे। और बस यही एक तरीका है आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाने का। पर ये कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अर्थ के जितना ग्रेविटी बनाने के लिए स्पेसक्राफ्ट को बहुत तेज घुमाना होगा, जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है एक लंबे टाइम के लिए। अगर आप स्पेसक्राफ्ट को लेके जा रहे हो कहीं, तो साइंटिस्ट अभी इसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि जैसे मून पे भी तो एस्ट्रोनॉट गए थे, जहाँ पे ग्रेविटी काफ़ी कम थी अर्थ के कंपैरिजन में, तो क्या उतनी भी ग्रेविटी में हम रह सकते हैं? वैसे तो इस पे स्टडी कर रहे हैं, पर जब तक कोई जाके वहाँ पे रहेगा नहीं, तब तक हमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल सकती कि लंबे टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है कम ग्रेविटी का। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना रेडिएशन की, जैसे कॉस्मिक रेडिएशन, जिसमें न्यूक्लियाई ट्रैवल करते हैं, वो भी लाइट की स्पीड से ऑलमोस्ट। न्यूक्लियाई का मतलब आप बोल सकते हो कि एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं।
जैसे स्पेस में जो सुपरनोवा या जितने भी एक्सप्लोजन होते हैं ना, तो उसी में ये न्यूक्लियाई बनते हैं और बहुत तेज़ी से फिर ट्रैवल करते हैं और एक रेडिएशन का काम करते हैं ये। क्योंकि ना आप इन्हें बुलेट समझ सकते हो कि एक ऐसी बुलेट है जो आपके चारों तरफ घूम रही है, आपको बचना है, और वो बुलेट बहुत ही छोटी है। और क्या हो अगर ये आपके बॉडी से पास हो गई, और ऐसा सच में हुआ है, पर स्पेस में नहीं, यहीं अर्थ पे। जैसे ये बात है ना 1978 की, जब एक रिसर्चर जिनका नाम एनाटोली था, वो एक पार्टिकल एक्सेलरेटर पे काम कर रहे थे। और अगर आपको नहीं पता ये पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है, तो ये एक मशीन्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स को, यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बहुत तेज़ तेज़ घुमाते हैं और आपस में टकरवाते हैं, जिससे ये देख सके ना कि ये पार्टिकल किस चीज़ से बने हुए हैं। तो जैसे अभी तो हमें पता है कि प्रोटॉन क्वार्क से बना होता है, बट पहले नहीं पता था, तो वो ऐसे ही पता चला था। तो एक बार उस मशीन में कुछ खराब हुआ, तो जो एनाटोली थे वो उसको देखने गए, पर उस टाइम पे उतनी सेफ्टी थी नहीं, और ये अपना सर पूरा अंदर डाल के देख रहे थे। तो क्या हुआ कि एक प्रोटॉन बीम ना उनके सर के अंदर से पास हो गई, मतलब पीछे सर से गई और नाक से निकल गई। उस एक्सपीरियंस को उन्होंने बताया ना कि जैसे उन्होंने एक लाइट का फ्लैश देखा जो कि हजारों सन से ज़्यादा चमकीला था। उन्हें उस टाइम पे कोई दर्द नहीं फील हुआ, पर थोड़ी देर बाद ना उन्होंने नोटिस किया कि उनकी स्किन, वो वाली जहाँ से वो पास हुआ था, वो जल चुकी थी। और फिर धीरे धीरे पता चला ना कि उनका लेफ्ट साइड वाला ब्रेन भी डैमेज हो चुका था, जिससे वो लेफ्ट कान से सुन नहीं पाते थे, और उनका पूरा लेफ्ट साइड का फेस ना एक तरह से पैरालाइज हो चुका था। पर इन सब के बावजूद वो वहाँ पे साइंटिस्ट बने रहे, उन्होंने अपनी PhD भी कंप्लीट की। पर जो उनके सर से पास हुआ था ना, वो बस एक प्रोटॉन था, और कॉस्मिक रेडिएशन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप सोचो, अगर वो आपके बॉडी से पास होगा तो क्या होगा फिर। तो इसीलिए ये कॉस्मिक रेडिएशन बहुत ही डेंजर चीज़ है, जो कि आपका स्पेसक्राफ्ट इसको रोक नहीं पाएगा, वो कहीं ना कहीं से अंदर घुस ही जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सारे रेडिएशन अर्थ पे क्यों नहीं आते, तो ऐसा इसलिए कि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ये सारे रेडिएशन को ना डिफ्लेक्ट कर देती है। पर अगर आप देखो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से कितनी बड़ी है। तो अगर आपको एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो वो स्पेस क्राफ्ट से काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, जो कि फिर से कितना मुश्किल है, आप देख सकते हो। पर हम पानी का भी यूज़ कर सकते हैं कि पानी की एक बहुत मोटी लेयर बना दें, क्योंकि पानी ना ऐसे रेडिएशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ऐसे देख रहे हो कि स्पेस ट्रैवल के लिए हम कितने नाजुक हैं कि अगर कुछ भी हो रहा है तो हम ही मर रहे हैं। पर अगर हम इन सब चीज़ों को सॉल्व भी कर लें इंजीनियरिंग या मेडिकल रिसर्च की मदद से, तो एक लास्ट प्रॉब्लम आती है, और वो ये है कि क्या हो अगर आप एक लंबे स्पेस मिशन के लिए गए हो और अचानक से आपको ये लगने लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ और स्पेसक्राफ्ट से बाहर जाती मेरा सपना टूट जाए। तो अगर वैसा कुछ हो गया तो आप तो खरबों डॉलर का मिशन बर्बाद कर दोगे, और ऐसे ही पता नहीं रास्ते में आप क्या क्या सोचने लगो कि कोई पॉइंट नहीं है यार ये मिशन का, और अचानक से आपको घर की याद आने लगे। तो इसलिए जो भी स्पेस ट्रैवल करेगा उसे मेंटली बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। और अगर आप ये सोच रहे कि वो लोग ये चीज़ आसानी से कर लेंगे जो हर टाइम घर के अंदर रहते हैं, तो नहीं, वो लोग तो मेंटली और वीक होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। तो स्पेस ट्रैवल के लिए एक एस्ट्रोनॉट को मेंटली भी बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप इसको सोच के देख सकते हो कि अगर आप खुद एक डीप मिशन में हो तो आप एक लंबे टाइम के बाद क्या फील करोगे। तो भले ही हमें एक तेज चलने वाला स्पेसक्राफ्ट मिल जाए, पर अभी तो स्पेस ट्रैवल इम्पॉसिबल ही है। पर अगर हम वाइप आउट नहीं हुए किसी न्यूक्लियर वॉर से या किसी एस्टेरॉइड से, तो साइंस टाइम के साथ सब कुछ पॉसिबल कर देगा। एंड ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।